जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट्स पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी का 7वां भाग। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी का 7वां भाग। पिछले 6 भागों में मैंने 3 बड़े देशों के बारे में बात की है। चाइना, रशिया और अमेरिका। इन तीनों के बीच में एक अजीब सा गेम चल रहा था, जिसमें पता ही नहीं चल रहा था कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। मोटा मोटी बात यह है, रशिया और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ थे और चाइना अपने बेनिफिट के हिसाब से कभी किसी के पक्ष में था, कभी किसी पक्ष में था। इस पूरे गेम में चाइना थोड़ा बहुत फ़ायदा ले भी पाया था, कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह करा पाया था, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले पाया था, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ा फ़ायदा चाइना को ताइवान की इशू पे अमेरिका से कभी नहीं हुआ था। वो तो बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया था कि रशिया या बोले सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए। रशिया एकदम से कमज़ोर पड़ गया और रशिया के कमज़ोर होने से चाइना एकदम से मजबूत होकर उभर के सामने लोगों को दिखने लगा। इसके अलावा उस पूरे कोल्ड वॉर में चाइना को सीधे सीधे कोई भी बड़ी उपलब्धि चाइना के पास नहीं थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच दोस्तों एक बात और थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि रशिया का जो फार ईस्ट का इलाका था वो इकोनॉमिक रूप से बहुत कमज़ोर था और रशिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पा रहा था। उसका इकोनॉमिक फ़ायदा ज़्यादा था नहीं, जबकि उसको कंट्रोल करना, उसको गार्ड करना, उस पे पेट्रोल करना रशिया के लिए बहुत ही खर्चीला था। वहीं एशिया में एक और ताकत थी जो सुपर पावर बनने के पूरे मोड में थी और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों से ही पूरे मोड में थी, लेकिन उसके साथ समस्या बिल्कुल डिफरेंट थी। रशिया जहां बड़े आकार से परेशान था, उसको गार्ड नहीं कर पा रहा था, संभाल नहीं पा रहा था, वहीं पर एक दूसरे देश की समस्या उसका छोटा आकार था। समझ तो गई होगी किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, जापान। जापान जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों से ही एक सुपर पावर बनने के मोड में था, लेकिन जहां वो टेक्नोलॉजिकल रूप से, इकोनॉमिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत था, लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, कच्चे माल के लिए, हर चीज़ के लिए वो दूसरों पर डिपेंड था, क्योंकि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी, कच्चे माल की कमी थी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मजबूत था और सुपर पावर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था वो अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करे। और जापान भी अच्छी तरह समझता था कि उसे एक क्षेत्रीय शक्ति बनने के लिए उसे अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा, जो कि नेचुरली रूप से उसके पास सफिशिएंट नहीं है। और जापानी विस्तारवाद का बहुत बड़ा कारण उसकी अपनी इकोनॉमिक सुपरिटी को बनाए रखने की उसकी प्रबल इच्छा थी। इसके चलते उसने दूसरे देशों में एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू में ही उसने कोरिया, चाइना के बहुत बड़े इलाके और साउथ ईस्ट एशिया के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, जो कि बाद में उसने अमेरिकन प्रेशर में वापस किया था। 20वीं शताब्दी के शुरू में ही जापान ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था। एक तरफ जहां जापान अपने मिशन में लगा हुआ था, वहीं चाइना अपने आंतरिक झगड़ों से परेशान था और ब्रिटिश पावर घट रही थी। इन बदली हुई परिस्थितियों का जापान ने बहुत अच्छी तरह फायदा उठाया और इसी बदली हुई परिस्थितियों में 1902 में ब्रिटेन ने जापान के साथ एक समझौता किया, जिसमें उनका प्रमुख उद्देश्य था कि जापान कोरिया और मंचूरिया में रशियन प्रभाव को कंट्रोल करे और चाइना में भी ब्रिटिश हितों की रक्षा करे। अभी तक इस इलाके में अमेरिकन नेवी भी मोबिलाइज नहीं हुई थी और जापान के सामने रशिया ही एक प्रमुख प्रतिद्वंदी था। 1904-05 में रशिया जापान वार हुआ और रशिया को जापान ने हरा दिया, कोरिया और मंचूरिया को अपने प्रभाव में ले लिया। इस लड़ाई के बाद में जापान को रशिया के रेलवे और बंदरगाहों को इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया और रशिया के साथ संधि भी उसने अपनी ही शर्तों पे की। उस समय तक उथल पुथल का दौर चला हुआ था और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और रशियन क्रांति के चलते वहीं जापान ने चाइना में भी जर्मन हितों की रक्षा की और मंचूरिया पर भी अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। 1930 के दशक और 1940 के प्रारंभिक वर्षों में चाइना और इंडो चाइना में भी जापान ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था। एक तरफ जहां जापानी विस्तारवाद लगातार रिजल्ट दे रहा था और जापान अपने सैनिक अभियानों में कामयाब होता जा रहा था, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी यूएस पे ख़त्म नहीं हो रही थी। 1939 में जापानी मिलिट्री के द्वारा यूज किए जाने वाले सारे सामानों में से 91% सामान को अमेरिका से आयात किया गया था। जापान पूरी तरह से आयरन, एल्यूमिनियम, निकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामले में यूएस के ऊपर डिपेंड होकर रह गया था। अपनी इसी डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए जापान लगातार अपने सैनिक अभियानों को बढ़ाता चला गया और विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक प्रमुख शक्ति के रूप में सामने आया। लेकिन दोस्तों, जापान भी अपने ओवर एक्सपेंशन को संभाल नहीं सका। एक समय जब जापानी विस्तारवाद अपने टॉप पर था तो जापानी गवर्नमेंट के पास
नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, जो कि सैनिक रूप से भी इम्पोर्टेंट थे। लेकिन चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं। जापान अपने इस स्टेटस को संभाल नहीं सका और उसे यूनाइटेड स्टेट्स से कंपटीशन करना पड़ा। यूनाइटेड स्टेट्स जो पहले से ही बहुत ही एडवांस देश था, उसके साथ compete करना जापान को नुकसानदेह हुआ और लास्ट में जापानी इकोनॉमी और जापान पूरी तरह बर्बाद हो गया। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जापान ठीक वैसे ही बर्बाद हुआ जैसे रशिया बर्बाद हुआ था, क्योंकि जापान अपने ओवर एक्सपेंशन के चलते अपने इलाकों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और जब उसे अपने से ज़्यादा बेटर क्वालिफाइड ग्रेट पावर के यानी अमेरिका के साथ compete करना पड़ा, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान की डिफीट के रूप में रिजल्ट सामने आया था। दोस्तों, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में जापान के आगे के विकास के बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं इसकी यहीं पे समाप्ति की घोषणा करता हूँ। दोस्तों, अगर आप चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो से जुड़े रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।